ब्रांच अकाउंटिंग। बेटा ब्रांच अकाउंटिंग एक तरीका है अपने काम को बढ़ाने का। ब्रांच का मतलब क्या होता है? जैसे ट्री की ब्रांच नहीं होती, इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ। जैसे मान लो ये हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेन ऑर्गेनाइजेशन तो हर जगह रह नहीं सकती, तो वो जगह जगह अपना व्यापार ब्रांचेस खोल के कर लेती है। तो पेड़ नहीं बन गए विकास, समझ गया? ये हो गया आपकी ब्रांच अकाउंटिंग। जगह जगह उसने अपनी ब्रांचेस खोली, वहां से ट्री से ही वर्ड उठाया गया। तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अ सिस्टम वेयर बाय यू कैन expand your business by opening small or big organizations at different places. Such organizations, they are known as branches. यानी हेड ऑफिस का एक हिस्सा ही होगा। तो ब्रांच refers to that part of an organization which deals in the business pursued by the organization. तो वो उसी का एक हिस्सा है और वो वही बिजनेस करती है नॉर्मली जो हेड ऑफिस का होता है। रिलेशनशिप बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फादर एंड सन रिलेशनशिप। यानी हेड ऑफिस को आप पिता समझ लो और ब्रांच को क्या समझ लो? सन। तो बाप बेटे जैसा संबंध है। अब जैसे बच्चे दो प्रकार के नहीं होते बच्चे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट बच्चे तो वो होते हैं जो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट बच्चे वो होते हैं जो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है कि नहीं? तो इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये जो ब्रांच है ये अंडर सुपरविजन ऑफ हेड ऑफिस काम कर रही है, हेड ऑफिस के सुपरविजन में काम कर रही है। और ये एज एन सेपरेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम है। समझ आ गया? तो डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो वो हो गई जो अंडर सुपरविजन ऑफ हेड ऑफिस काम कर रही है, और इंडिपेंडेंट हो गई जो सेपरेट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल सेपरेट है, जो अपना काम करेगी, वो हो गई इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो अब जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है डिपेंडेंट ब्रांच के, हम बेसिकली 3 मेथड सीखते हैं। स्टॉक एंड डेटर मेथड, ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अगर हम स्टॉक एंड डेटर को अच्छे से सीख लें ना, तो बाकी 2 मेथड तो बच्चे हैं वो उसी में से डिराइव हो जाते हैं, यानी उन्हीं के कॉम्बिनेशन टाइप है। तो ब्रांच पर्सनल और ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल तो फ्री फंड में हो जाते हैं अगर हम ब्रांच स्टॉक एंड डेटर को समझ लें। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच भी 2 तरीके की होती है, एक होती है पार्शियल इनकॉर्पोरेशन और एक होती है फुल इनकॉर्पोरेशन। मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग 2 तरीके की होती है, एक पार्शियल इनकॉर्पोरेशन और एक फुल इनकॉर्पोरेशन। इसकी चर्चा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करेंगे, अभी समरी देने में मजा तो आता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, इसको यूं समझ लो, मैंने एक ब्रांच खोल ली, वहाँ एक बंदा बिठा दिया, उसका नाम हो गया मैनेजर। मैंने कहा भैया आप यहाँ बैठिए, मेरा माल बेचिए, ये रहा स्टाफ, माल बेचो, रोज शाम को आके मुझे रिपोर्ट करना। तो रोज शाम को मेरे पास आएगा वो हेड ऑफिस पे, जितने पैसे कलेक्ट होंगे मुझे दे जाएगा, अपने खर्चे के पैसे ले जाएगा। समझ आ गया? हो गई ना डिपेंडेंट ब्रांच। किस पे डिपेंडेंट है? पूरी तरह से मेरे पे। वो अपनी अकाउंटिंग में नहीं करेगा, मोटे मोटे हिसाब रख लेगा जो उसके लेन देन के, उसकी अकाउंटिंग में मैं करूंगा, प्रॉफिट भी मैं निकालूंगा, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल है प्रॉफिट निकालने के। ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, ब्रांच पर्सनल अकाउंट और डेटर अकाउंट मेथड, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब हम बात करेंगे ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। बड़े ज्यादा नहीं, केवल 8 अकाउंट्स बनते हैं इसमें।
बच्चे कह रहे हैं अगर ये ज़्यादा नहीं है तो फिर ज़्यादा किसे कहें। और इसमें ये जो पहले वाले 4 हैं ये मस्ट है, ये तो आपको बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में आपका मन है तो बनाइए, और अगर उसने कह रखा है तो मत बनाइए, बना लीजिए, नहीं कह रखा तो मत बनाइए। कई बार वो बोल देगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो पहले 4 से काम हो जाएगा। बोल देगा प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स, तो 8 बना लीजिए। कैसा लगा? क्लियर? अब एक एक करके चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में सबसे पहली चीज करेंगे हम इनवॉइस प्राइस की बात। इनवॉइस प्राइस होता है, देखो आजकल जमाने में मैं देख रहा हूं लोग एक दूसरे से प्रेरणा नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी रखते हैं। आज का नारा ये हो गया लोगों का, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ऋण की झमका, ऐड भी ऐसे आने लगे कि कंपटीशन की भावना। तो होता क्या है कि जैसे मैंने एक बंदे को अपना मैनेजर बना दिया और उसको एक ब्रांच में बिठा दिया, उसको मैं माल भेज रहा हूँ। अब उसे अगर मैं कॉस्ट पे माल भेजता हूँ, उसको पता चल जाता है कि सर जो है 100 रुपये का माल भेज देते हैं मुझको और मैं 200 का बेचता हूँ, सर की तो बड़ी कमाई है। ये भावना उसको जीने नहीं देगी, तो हर वक्त सोचेगा यार मैं ही क्यों नहीं काम शुरू कर लूँ, मैं ही कर लूँ, मैं कर लूँ, ना कर पाएगा और ना मेरा काम ठीक से करेगा। कैसा लगा? तो हेड ऑफिस क्या करता है, वो कहता है ब्रांच मैनेजर को कॉस्ट ही ना बताओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। वो क्या करता है, कॉस्ट पे वैल्यू और प्रॉफिट ऐड करके उसको माल बेचता है, और उस प्राइस को हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं? तो यानी उसने सोचा कि मेरे को 50% प्रॉफिट कमाना है कॉस्ट पे, तो क्या करेगा, 100 की चीज में 50 रुपए जोड़ेगा और ब्रांच को 150 का भेज देगा। और ब्रांच मैनेजर कह देगा भाई 150 का तो इसको बेच, कुछ रियायत भी दे सकता है कि 10% डिस्काउंट तक दे दियो, तो 10% डिस्काउंट दे भी दे तो भी 135 का बिकेगा, प्रॉफिट तो ही। पर इससे क्या होगा, ब्रांच मैनेजर को कॉस्ट नहीं पता चलेगी, तो वो क्या करेगा, शांत बैठा रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ये सब बातें लिखी नहीं होती किताबों में, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताई। अदरवाइज तो कॉस्ट पे भेज दो, दिक्कत क्या है? समझ आया कि नहीं आया? In order to hide actual profit being earned by head office in respect of branch, head office consigns goods to branch at inflated price. Such inflated price is known as invoice price. Invoice price is obtained by adding profit margin to cost. Cost plus profit is equal to invoice price. The branch normally sells goods to its customers at the invoice price. However, it may sell goods at a price which is more than or less than the invoice price, depending upon the instruction from head office. Clear? अब पहला अकाउंट हम सीखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ स्टॉक एट ब्रांच बताता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड जो होती है रिसीट ऑफ गुड्स होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है इशू ऑफ गुड्स होती है। जब भी ब्रांच को गुड्स प्राप्त होंगे उसका स्टॉक बढ़ेगा, वो उसको डेबिट कर देगा। जब भी ब्रांच का स्टॉक कम होगा, घटेगा, वो उसको क्रेडिट कर देगा। अब मैं आपको स्टोरी की तरह सुना देता हूं, आपको एकदम याद हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। सबसे पहले ब्रांच के पास, उसके पास शुरू में 10,000 के गुड्स पड़े थे। फिर हम हेड ऑफिस है, हमने ब्रांच को 2 लाख का माल भेजा, तो ब्रांच ने तो रिसीव किया है ना, तो वो डेबिट हो गया। 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। एंट्री कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, हेड ऑफिस। ब्रांच कुछ नहीं कर रहा। ये अकाउंट भी कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं, हेड ऑफिस। ब्रांच कुछ नहीं कर रहा। तो जब मैं हेड ऑफिस हूं और जब मैं ब्रांच को गुड्स भेजूंगा तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। फिर हमारा ब्रांच जो है माल बेचेगा, या तो कैश सेल्स करेगा या क्रेडिट सेल्स। मान लो उसने 80,000 की कैश सेल्स की है, 70,000 की क्रेडिट सेल्स की है। कैसा लगा? ब्रांच का स्टॉक कम हो गया, इसलिए ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो गया। जो कैश सेल्स है वो यहां से चली जाएगी बाय ब्रांच कैश अकाउंट में, और जो क्रेडिट सेल्स है यहां से चली जाएगी बाय ब्रांच डेटर्स में।
अब बेटा माल भेजा था उसमें ना 5,000 का माल ठीक नहीं था, खराब था, वो वापस आ गया। ब्रांच ने हेड ऑफिस यानी मुझको वापस कर दिया, तो मैं उल्टी कर दूंगा। उल्टी से मतलब रिवर्स एंट्री। मैंने जब माल भेजा था तो एंट्री क्या की थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब मैं उल्टी एंट्री कर दूंगा, क्या, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। मजा आ गया। और ब्रांच का स्टॉक कम हो रहा है इसलिए ब्रांच क्रेडिट हो रहा है। क्या चला, एक एक बात समझ में आई, आधी आधी आई। अब जैसे ब्रांच जब गुड्स भेजेगा, बेच सेल करता है, तो उसमें से भी तो वापस आ सकता है माल, सेल्स रिटर्न, तो उससे ब्रांच का स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो जो इसने 70,000 का माल भेजा है, सेल किया है, उसमें से 15,000 का वापस आ गया। कैसा लगा। अब लास्ट में जितना स्टॉक पड़ा होगा ब्रांच के पास वो यहां लिख दोगे। मान लो वो 60,000 पड़ा है, तो देखो दोनों साइड मैच हुई है। कहां पर गैप है, इधर से मुझे समझ में आया, आपने उंगली करेगा इधर है, इधर में तो पूरा बोर्ड आ गया। हाँ अब अच्छे से बोला, डेबिट साइड बढ़ी, तो हम इसको यहां पर आ जाएगा लॉस, तो उसको हम यहां लिख देंगे। ये है अब नॉर्मल लॉस, ये है नॉर्मल लॉस। इसी तरह ये है अब नॉर्मल गेन, ये है नॉर्मल गेन। अगर डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कहीं माल गया, पता नहीं कहां गया, वो लॉस हो गया। कुछ ना बोला हो तो लॉस को हम एबनॉर्मल मान लेते हैं, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस का आ जाएगा डेबिट साइड में। कुछ ना बोला हो तो गेन को हम नॉर्मल मानते हैं। अजीब सी बात है, लॉस हो तो एबनॉर्मल मानिए, गेन हो तो नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल गेन ही होते हैं ज्यादातर, एबनॉर्मल गेन नहीं होते। चलो मैं आपसे चेक कर लेता हूं आपके ऊपर। चलिए, आपकी कभी किसी की लॉटरी लगी 10 लाख रुपए की, हाथ खड़ा करें, एबनॉर्मल गेन हो, हाथ खड़ा करें, कोई नहीं कर रहा। चलो, आपके किसी, दायरा बढ़ा रहा हूं, मौका दे, आपकी किसी दोस्त की लॉटरी लगी 10 लाख रुपए की, हाथ खड़ा करें। 10 लाख की लगी, वेरी गुड। किसकी, भाई की, कितने की, वाह। तो एक बच्चे ने, मैं इतने सालों से प्रश्न पूछता आ रहा हूं, आज मुझे किसी एक ने कहा जी मेरे भाई की लगी है 12.5 लाख। इतने सालों से प्रश्न पूछा, मुझे आज तक किसी बैच में नहीं कहा। तो ये अब नॉर्मल बात ही होगी ना, सोचो। तो अब नॉर्मल बातें बहुत कम होती हैं। अब मैं आपसे बोलूं भाई, आपके जो है पेरेंट्स जो हैं, कौन कौन के पेरेंट्स जॉब करते हैं, आप में से कई बच्चे हाथ उठा लेंगे। अच्छा, कौन कौन से बिजनेस करते हैं, आपके कई बच्चे हाथ उठा लेंगे। यानी नॉर्मल इनकम तो सबकी होती है, तो इसलिए अगर गेन हो जाए और उसने कुछ नहीं बोला तो हम उसको क्या मान लेते हैं, नॉर्मल। क्लियर हुआ। लॉस में अब एबनॉर्मल मान लेते हैं, लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस होता रहता है। अभी मैं पूछूंगा, आप में से कई बच्चे हाथ उठाएंगे, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मुझे पता है उठाते हैं। किस किस बच्चे का मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार का एक्सीडेंट हुआ है, कभी ना कभी सभी उठा लेंगे, मेरा एक बार हुआ, मेरा 2 बार हुआ, जबकि तो नॉर्मल बात ही नहीं। आस पड़ोस में किसी के घर में आग लगी हुई, जानकारी में आग लगी हुई, बच्चे हाथ उठा लेते हैं, अभी हमने वहां आग देखी थी वो। तो लॉस जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो कुछ ना बोलो तो लॉस को क्या मानो, एबनॉर्मल, और गेन को क्या मानो, नॉर्मल। और नोट जरूर देना, बाकी मैंने इस चीज की चर्चा कर भी दी है। एबनॉर्मल गेन, इट इज दैट गेन और लॉस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। एबनॉर्मल मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, और नॉर्मल होता है जो एक्सपेक्टेड है। तीसरे पॉइंट में मैंने यही बताया, अगर डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड छोटी हो, तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, आप उसको क्या मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो, डेबिट साइड छोटी हो, तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, और आप उसको क्या मानेंगे, नॉर्मल गेन। कोई डाउट। अच्छा बेटे, आपके सामने ब्रांच स्टॉक अकाउंट अभी है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। श्योर, श्योर। चलिए, अब ये तो कर लिया हमने।
अब हम बात करेंगे डेटर्स की। ब्रांच के रिलेशन में हम एक अकाउंट और बनाते हैं एज एन हेड ऑफिस, वो होता है ब्रांच डेटर्स। तो डेटर्स में आप जानते हैं रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब भी डेटर्स को कुछ मिलेंगे वो डेबिट हो जाएंगे, जब भी डेटर कुछ देंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। या दूसरा रूल लगा लो, जब भी डेटर बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। अब मैं ये भी फिगर्स के साथ बोलता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ओपनिंग डेटर्स का है बैलेंस 50,000, मतलब हमने डेटर से 50,000 रुपए ले लिए। ब्रांच ने डेटर्स को माल बेचा 4 लाख का, डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स ने पेमेंट कर दिया 3 लाख का, डेटर्स कम हो गए और ब्रांच कैश बढ़ जाएगा। सेल्स जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिखा भी देता हूं, यहां दिखाई दी अभी ये 70, यहां 70 है तो इधर भी 70 दिखाओ। तो एग्जाम्पल अलग अलग है, तो मैं तो ओवरऑल बना रहा हूं ना, वो वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम है। कैसे लगा मैडम? उसके बाद ब्रांच डेटर्स को कोई माल पसंद नहीं है, उन्होंने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न, क्या सेल्स रिटर्न, तो डेटर्स कम हो जाएंगे और स्टॉक बढ़ जाएगा। यहां क्रेडिट हुआ है, स्टॉक में क्या हो जाएगा? डेबिट हुआ भी हुआ है। देखो बच्ची को याद आ गया, ये देखिए ये तो फिगर भी मैंने सेम रखी है, आ गया। फिर डेटर्स जो है कई बार हमें बिल्स दे देते हैं, तो जो भी अमाउंट से डेटर्स कम हो। डिस्काउंट और बैड डेट, बेटे आप बताओ डिस्काउंट और बैड डेट में क्या फर्क होता है? हो जाता है, बिल्कुल सही। थोड़ा और शॉर्ट में बोल दो, बात तो एक ही है, डिस्काउंट हम देते हैं, बैड डेट वो लेता है। जो जबरदस्ती वाले पैसे मांग ले वो बैड डेट हो गए, और जो हम कहे यार छोड़ दिए यार जा तो जा, वो डिस्काउंट हो गया। दोनों का नेचर वैसे जगह है सेम। किसने अलाउ किया है? अगर हमने कर दिया तो डिस्काउंट है, उसने जबरदस्ती ले लिया तो बैड डेट है, राइट जी। तो मान लो डिस्काउंट दिया हमने 5,000 का, बैड डेट हो गए 2,000 के, फिर यहां क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कभी कभी चेक डिसऑनर हो जाते हैं ना, जैसे उनसे हमें 3 लाख के चेक मिले, तो डेटर्स क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट ब्रांच का क्या हो जाएगा? डेबिट। उसमें से 10,000 के चेक डिसऑनर हो गए, तो 10,000 के जैसे ही चेक डिसऑनर होंगे डेटर्स बढ़ जाएंगे और बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा लगा? एक बार और एक्सप्लेन करूं, क्लियर है पूरा काम? पक्का? तसल्ली से मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। तो याद करते हैं, जब भी डेटर्स बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। डेटर्स बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? सेल्स, चेक डिसऑनर्ड। घटने के कारण क्या हो सकते हैं? कलेक्शन, बीआर लेना उनसे, बैड डेट, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न। चलो अगला ब्रांच कैसे का? तो ब्रांच का मैनेजर जो हम रखते हैं उसको पैसे दे देते हैं ना, वो हिसाब किताब रखता है और जो भी खर्चा होता है वो हमको लाके दे देते हैं। ये भी मैं एग्जांपल से देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ब्रांच के मैनेजर के पास शुरू में 3,000 रुपये पड़े थे। कम लग रहे बेटा? 3 लग रहे हैं ना? कम लग रहे, कम लग रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे कह रही कम है 3, आज के माहौल के हिसाब से कम। चलिए 10 कर देते, राउंड कर। ब्रांच के मैनेजर के पास शुरू में 10 पड़े थे। उसने कैश सेल्स करी 80,000 रुपए की, वो आ गया। डेटर से पैसा कलेक्ट किया 3 लाख, वो आ गया। कैसा लगा? उसने 15,000 रुपए खर्चे, वो आ गए। क्लियर? ठीक है। अब वो बता देगा नॉर्मली उसने हेड ऑफिस को कितना दिया, रिपीट। तो जितना हेड ऑफिस को दिया वो यहां दिखा दो, बाकी बैलेंस बच जाएगा। बेटे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जब भी कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बढ़ने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैशेस, और हेड ऑफिस से भी तो पैसा आ सकता है। मान लो
15,000 हेड ऑफिस से आ गए, 25 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। और यहां जो हेड ऑफिस को दे दिया, मान लो 3,40,000 दे दिया, बाकी बैलेंस आ जाएगा। इस लड़की को समझ नहीं आया? सही बताना। अच्छा, कुछ ना बोला हो ना, कई बारी बैलेंस बुलेंस का कुछ जिक्र ना होना, पेमेंट, इनमें से कोई भी चीज ना बताइए, बस ऐसे छोड़ा, तो आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या एज्यूम कर सकते हैं? इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितना भी हेड ऑफिस को कलेक्ट होगा ना, जितना भी ब्रांच को कलेक्ट होगा ना, वो हेड ऑफिस को दे देगा, यानी कलेक्शन क्या हुई, और जितना खर्चा होगा वो हेड ऑफिस से ले लेगा। तो इससे क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। मस्त है ना, ये ज्यादा लॉजिकल है। ब्रांच में एक ड्यूटी लगा देंगे ना, रोज तू आ जाएगा शाम को, जितने पैसे इकट्ठे में दे दिया कर, और जो खर्चा उनसे ले लिया कर। तो अल्टीमेटली रोज रोज जो सेल करेगा वो ला के देता रहेगा, तो नीले से नीला मिल गया रंग, और जो खर्चा हरा है वो हमसे ले लेगा, हरे से हरा रंग मिल गया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, सेम। वैसे कई लोग और ही तरह के होते हैं, पूछो क्यों? वैरायटी है। वो कहते हैं इन दो अकाउंट को अलग अलग बना दो। क्या बना दो? तो अलग अलग बना दो, उसमें हमारा क्या जाता है? अलग अलग में क्या होगा, ब्रांच कैश अकाउंट अलग बन जाएगा, उसमें हम दिखा देंगे कैश सेल्स 80, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3 लाख, और ये 380 किसको दे दिया, हेड ऑफिस को। और खर्चों के लिए वो अलग अकाउंट बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांच पेटी कैश। 10,000 का बैलेंस था उसके पास, 15,000 उसने खर्च किए सारा साल, वो उसने बारी बारी से किससे ले लिए थे, हेड ऑफिस से। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, इससे। नहीं समझ आया? तो इसी अकाउंट को दो बना दिया ना, वहां कंबाइंड ब्रांच कैश अकाउंट बना दिया, रिपीट। और यहां क्या करा, पेटी कैश, खर्चों का अकाउंट अलग बना दिया। सच से बताओ कैसा लगा? नहीं, मजाक वाली बात नहीं, पक्का क्लियर हुआ है? अब मैं एक सस्पेंस खोलने वाला हूं, देखो। अब मैं ब्रांच एडजस्टमेंट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बताऊंगा, कुछ और बता। थोड़ा सा सेल भरे उनको हटाई दी। ये लड़की दुखी हो रही थी ना, फिगर्स देख के अच्छा नहीं लगा। चलिए, फिगर इट राइट। अब जरा ना एक बार समझना, अगर तुम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना, ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसा नहीं लग रहा? प्यार से देख, ध्यान से देखो। शिवानी ध्यान से देख, देख मैं बोलता हूं तो अच्छा लगे। ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच के एंगल से देखो, परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां जीपी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, पर वो आता नहीं है। वो आएगा कब, जब हेड ऑफिस ब्रांच को सब चीजें कॉस्ट पे भेजे। रिपीट। तो नोट करो, इधर से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, जो दिमाग लगा, देखो मैं दिमाग लगा रहा हूं, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, परचेज कॉस्ट पे, से परचेज रिटर्न कॉस्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे। पर्पल कलर जो है ना जामुनी, उसको छोड़ के बाकी सब कॉस्ट पे है, तो जीपी आ जाएगा। पर नॉर्मली होता नहीं ना, हेड ऑफिस तो गुड्स किस पे भेजता है, फिर कैसे आएगा प्रॉफिट? अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मिरर अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मिरर अकाउंट। वो ये ब्रांच एडजस्टमेंट, राइट। इसमें से फिगर आएगा, ठीक लग रहा है आपको? मैं साफ साफ अकाउंट बना दी ना, ताकि आपको समझ आने में अच्छा लगे। तो एक मिरर अकाउंट बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। ये ऊपर वाला पार्ट जो यहां तक का है ना, इसके ऊपर का
ये टोटल का रख लेते हैं, वो है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या निकलेगा जीपी। ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्या है, पी एंड एल अकाउंट। समझा मेरी बात? अब हम क्या करते हैं, जो भी चीजें होती है ना उनकी अनलोडिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनलोडिंग कर लेते हैं या लोडिंग हटा देते हैं एक ही बात। लोडिंग हटाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अनलोडिंग। जैसे समझो भी थोड़ी देर के लिए क्या है, मैं हेड ऑफिस हूं, मैं 100 के माल में 50 रुपए जोड़कर 150 का माल उसको देता हूं। किसको? ब्रांच। समझे? शुरू में ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा था 40,000 की कॉस्ट थी, तो मेरे हिसाब से वो बुक्स में कितने का हो जाएगा? 60,000। क्यों? 50% जोड़ लिया। क्यों? 4 लाख का माल, 5 लाख का माल मैंने उसको भेजा है, 7.5 का दिखाऊंगा। क्यों? 50% जोड़ लिया। 20,000 कॉस्ट का माल उसने वापस किया था ब्रांच ने, 30 दिखाऊंगा। क्यों? मैंने 50% जोड़ लिया। नहीं समझ आ रही बात है मैडम? देख लो, ब्रांच ने 3 लाख की कैश सेल्स की है, 8 लाख की क्रेडिट सेल्स की है, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसकी कॉस्ट है 1 लाख। 1.5 लाख दिखा दिया। अभी गेन आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, उसको नॉर्मल गेन बोल देंगे। माय गॉड, कितना आ रहा है? इसका मतलब मैंने ब्रांच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ग्राहक देख के काट दियो। पहले ही मैं 100 की चीज उसको बेचता हूँ 150 पे, और वो उससे भी महंगी बेच देता है, मौका देख के चौका लगाता रहता है। आस्था दुखी होगी, कह रही बड़ी लूट मचा रखी, कोई तमीज है, कोई मैनर्स है? ठीक लगा जी? तो 470 का मतलब पता है क्या? वो नॉर्मली कि वो इनवॉइस प्राइस से महंगा माल बेचते हैं। अब इसलिए हम गेन को नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल गेन का क्या मतलब? वो नॉर्मल गेन का मतलब इनवॉइस प्राइस से महंगा माल बेचते हैं। समझेगी नहीं? इसका नॉर्मल कोर्स में ये मतलब है। अब नॉर्मल गेन का मतलब होता है कि ऐसा होता तो नहीं है, पर इस बार भाई साहब को चक्कर पड़ गया था इसलिए हो गया, तो उसको अब नॉर्मल गेन कहते हैं, राइट? या अब नॉर्मल गेन होता है जैसे किसी को माल बेचा, वो माल ले जाने ही भूल गया, हम इंतजार करते रहे, वो आया ही नहीं, हम गाना गाते रहे, इंतहा हो गई इंतजार की, कोई आया नहीं माल लेने, अल्टीमेटली माल हमने वो बेच दिया फिर से। तो उस केस में माल आया तो कम था हमारे पास, हेड ऑफिस से बेचा हमने क्या 2 बार, तो अपने अभी क्या निकला है ये, उसको फिर अब नॉर्मल मान, क्योंकि रोज रोज थोड़ी होता होगा ऐसे। यार मजा आया कि नहीं आया? स्टॉक अकाउंट हो गया पूरा क्लियर। अब इसमें से अगर ये जो पर्पल वाली चीजें हैं इनको छोड़ के बाकी सब चीजें कॉस्ट पे जाती, तो यही ना निकला था ग्रॉस प्रॉफिट? ठीक है ना? अब उसका तरीका क्या होता है, इनके लिए हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसकी अनलोडिंग क्या है? 1/3। अनलोडिंग मतलब होता है प्रॉफिट कितना उतरेगा। अनलोड का मतलब क्या होता है? उतरना। लोड का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो कई लोग कह देते हैं लोडिंग हटा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं अनलोडिंग कर रहे हैं। बात क्या होगी? सेम एक बार एक बच्चा आ गया, वो कॉलेज में पढ़ता था, सीबी का मतलब मेरे पास भी आता था, कॉलेज में पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है सर, हमारे कॉलेज में तो इसको लोडिंग कहते हैं और आप अनलोडिंग कहते हो। मैंने कहा कॉलेज में क्या कहती है टीचर? आप कहता हमारी टीचर कहती है लोडिंग हटा दो, आप कहते हो अनलोडिंग कर दो, अनलोडिंग कर दो। मैंने कहा बेटा सोचो तो सही, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम ही तो हुआ। कि कई बच्चों ने मुझे लिखा सर आप इसको अनलोडिंग बोलते हैं, हमारे टीचर लोडिंग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बेटा साथ में वो क्या बोलते हैं? लोडिंग पूरा वर्ड बोलो ना, वो बोलेंगे लोडिंग हटाओ, और मैं क्या कहता हूँ अनलोडिंग करो, तो बात तो सेम ही होगी ना।
अनलोडिंग करो तो अनलोडिंग हटाओ थोड़ी बोलता हूँ, अनलोडिंग करो तो वो बात सेम। ज्यादा अच्छा वर्ड इंग्लिश में तो अनलोडिंग ही वो अच्छा लगता है, रिमूव दी लोडिंग, इससे अच्छा क्या बोलोगा, अनलोड दी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसको अनलोड करो, अनलोडिंग अच्छा वर्ड। बाकी जो बोल दो मैंने क्लियर कर दिया, बच्चे कई बार आपस में चर्चा करते हैं कंफ्यूज होते हैं, कई बार मुझे लगता है बच्चे ना कंफ्यूजन का मौका ढूंढते हैं और एकदम लपकते हैं, मिल गया भाई साहब, अब मजा आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूं आपको ये मौका ना दूं, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो अब जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो 1/3 है, तो मैं इसमें काट के सब आइटम्स को ठीक करूंगा। बेटे आप बताओ अच्छा लगता है, आप ईमान कर सकते हो, मैं 60 को काट के 40 करूं, 7.5 को काट के 5 करूं, यही कोई अच्छा लगता है? हम क्या करेंगे, अकाउंट बना लेंगे और ये सारे काम हम वहां कर देंगे। तो हमने प्रॉफिट का रेशियो तो बना ही लिया, वो क्या है, 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस। दिस इज डियर इनवॉइस प्राइस ना, इट इज 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 60 का 1/3 20। कहां गया, गायब हो गया यार, आ गया वही, कहां चला गया, ये रहा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, 60 का 1/3 20। समझ आया? ऑपोजिट साइड पे दिखाऊंगा ना, कॉमन सेंस है, उतारूंगा तो ऑपोजिट साइड पे उतारूंगा, कैसा लगा? ठीक है नहीं? अगली आइटम पर्पल को छोड़ के सबका करना पड़ेगा, 7.5 लाख का 1/3 2.5 लाख, यहां आ जाएगा ना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 2.5 लाख। तो एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, उसका अपर पार्ट में हम ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाकर जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, जो कि देखा जाए ध्यान से ट्रेडिंग अकाउंट ही है, उसमें जो जो आइटमें कॉस्ट पे होनी चाहिए उनका प्रॉफिट एलिमेंट उतार देते हैं। प्रॉफिट एलिमेंट वर्ड यूज करो अच्छा, उतार देते हैं मतलब अनलोडिंग कर देते हैं। किस साइड? ऑपोजिट साइड। समझ आया? इसकी तो नहीं होगी, किसकी? ये तो अमाउंट भी नहीं है इसमें, वैसे होता भी तो भी नहीं होती, क्यों? सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स और सेल्स रिटर्न की नहीं होगी, क्योंकि वो तो होते हैं किस पे, सेल्स प्राइस। अच्छा इसकी होगी परचेज रिटर्न 1/3 10,000, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक की होगी 1/3 50,000, ठीक है। अब मेरी बात सुन, हमारा सदा इच्छा होती है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकालें वो नॉर्मल वाला निकालें। रिपीट, राइट। अगर नॉर्मल गेन होता है ना या नॉर्मल लॉस होता है, रिपीट, तो वो पूरा का पूरा ऊपर साइड पे आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊपर की साइड पे। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दो, बुरा तो नहीं मानोगे, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। मान लो 20,000 के गुड्स जल के खराब हो गए थे, क्या? तो अब नॉर्मल लॉस 20,000 आया, तो फिर ये गेन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, बैलेंसिंग फिगर थी ना ये, आज तक कंफ्यूज हो गई, वो तो बैलेंसिंग फिगर थी ना, या नहीं? तो अगर मैं वहां 20 की फिगर क्रेडिट में लिख दूंगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे बैलेंस ज्यादा आएगा, 13 लाख होएगा। इस बहाने में वो पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा जो एक पॉइंट रहता है, फिर आप कहोगे मजा आ गया सर, एकदम वी आर रेडी टू डू एनी क्वेश्चन। एक बार ये समझ गया। अच्छा अब मैंने सब पे टिक मार दिया। अभी मैंने अपने शब्दों में बोला था कि नॉर्मल जैसे गेन हुआ है ना 490, तो नॉर्मल गेन फुल ऊपर आ जाता है, मैंने लिखा भी हुआ आपके लिए 490, क्योंकि नॉर्मल है ना, और जीपी हमने कौन सा निकालना होता है? नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला ऊपर फुल दिखाऊंगा तभी तो होगा नॉर्मल जीपी। तो नॉर्मल का गाना याद कर लो, ऊपर पूरा आता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है ना ये वाला, अब अगर ध्यान से देखो, इसका 1/3 तो प्रॉफिट है, दिख रहा है हमें 20,000 का गुड्स का नुकसान हुआ। रिपीट, बेटा हुआ खड़ी 20 तो इनवॉइस प्राइस है ना, यानी कॉस्ट क्या होगी 13,333 और प्रॉफिट एलिमेंट क्या है 6,667, और हमने एबनॉर्मल लॉस ऊपर नहीं दिखाना होता। रिपीट, तो एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में हुआ कितना है? तो वो 13,333 नीचे दिखाएगा, और वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना वो ऊपर ही करेंगे। क्यों? वो अनलोडिंग तो ऊपर ही हो रही है ना, वो तो बढ़ाई हुई फिगर पे आया था, उसका ऐसे इफेक्ट ऊपर ही दिखाएगा। एक्चुअल जो लॉस हुआ है, रिपीट, वो नीचे जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर होता ये
तो ये पूरा का पूरा ऊपर है। अब बात समझ में आ गई? अब मैं बोलता हूं, सुनना बड़े प्यार से सुनना। नॉर्मल हो तो फुल का फुल ऊपर, एबनॉर्मल हो तो उसकी अनलोडिंग ऊपर, कॉस्ट नीचे। इसी तरह अगर नॉर्मल गेन हो तो फुल का फुल ऊपर, अगर एबनॉर्मल गेन हो तो उसकी अनलोडिंग ऊपर, कॉस्ट नीचे। और अनलोडिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैंने अभी करके दिखा दिया आपको। अनलोडिंग मतलब प्रॉफिट एलिमेंट 1/3। मजा आया कि यार? अब आपका जीपी आ जाएगा इधर, बैलेंस शीट फिगर कितना आ रहा है? $6,91,093 ये यहाँ आ जाएगा 6,93,033। ठीक, बाकी खर्चे वर्चे जो और होंगे, जैसे मान लो 5,000 का डिस्काउंट है, 15 के बैड डेट है, ब्रांच के खर्चे हुए हैं, ब्रांच ने खुद करे हैं 10,000 के, पापा ने भी करे हैं उसके लिए 70,000 के, डेप्रिसिएशन है ब्रांच के एसेट का 8,000, ब्रांच हेड ऑफिस के एसेट भी यूज कर रहा है उसका भी डेप्रिसिएशन है 12,000, ब्रांच हेड ऑफिस को सर्विस चार्जेस दे रहा है जो हेड ऑफिस सर्विसेज देता है उसको 35,000। ऐसे सारे खर्चे लिस्ट कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना रहा है? अब बताओ मजा आया कि नहीं? एक तो होता है यार चलता चलता काम हो गया, एक होता है नहीं यार सर ने मेहनत करी है, हमने भी मेहनत करी है समझने की, सर ने समझाने की, बढ़िया आ गया सर। क्लियर हुआ? ये बात थोड़ा रिवाइज कराए तो सर आपको फॉर्मेट ठीक लगे मेरा फॉर्मेट वाला स्टेज? तो थ्योरी आप आराम से लिख लेंगे, कभी कंफ्यूज हो तो देख सकते हैं। अब मैं बारी बारी से करूंगा। पहले बताओ इनवॉइस का कॉन्सेप्ट का समझ आ गया? इनवॉइस का कॉन्सेप्ट क्या, लॉजिक क्या था उसके पीछे? मैंने आपको बात बताई थी, बुक्स में भी नहीं होती। हाँ, मैनेजर स्टाफ को एक्चुअल प्रॉफिट नंबर। थोड़ा परेशानी तो रहती है ना, आप ही बताओ आस्था, क्या नाम है राशि का, आप किसी जगह पे जॉब करती हो, वो सामान बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, भाई साहब चाइना से इंपोर्ट करते हैं, 10 का और 25 का बेचते हैं, आपको सब पता है, तो आपका बार बार मन क्या करेगा? यार अपना ही काम शुरू कर ले यार, हम भी इंपोर्ट कर ले। कहीं ना कहीं हर आदमी जो है जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी, चाहे वो कर ला भाई वो अलग बात है, लेकिन हर समय परेशान तो रहेगा ना, यार बड़ी लूट है यार, बड़ी लूट है यार, मुझे तो सैलरी देते नहीं यार। सारा टाइम कोई ना कोई आप मौका ढूंढते रहोगे, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद है। कभी भी देख लो, आप दुकानदार में सामान लेने जाते हो, आपके तो भाई साहब ये माउस कितने का दिया? दुकानदार कहता है सर 1,000 रुपये का। नहीं नहीं बड़ा महंगा, सस्ता करो। दुकानदार कहता है भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ 990 का आता है, आपको मैं 1,000 का बेचता हूँ। आपको तसल्ली आती, खुश हो जाते, अच्छा ये बात है, फिर ठीक, आप खुश हो जाते, 10 रुपये कमा रहा है, सही है, भला झूठ बोला चाहे उसने, लेकिन आपको तसल्ली हो जाती है 10 कमा रहा है, इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये सही है, अब इससे ले लेंगे। और वो सच बोलते भाई साहब 500 का आ रहा है, 1,000 का बेच रहा हूँ, बच्चों को पालना भी होता है, आपका खून खोल जाएगा। 500 रुपये कितने पैसे बच्चों में खर्चता है, बहुत ज्यादा है ये, गलत कर रहे सही, आप नहीं सकते। कहीं ना कहीं में तसल्ली हो जाती है, सामने वाला कमा तो नहीं रहा, भूखा मर रहा है, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, भूखा मर रहा है। तो वो वाली बात है भैया सारी गेम। तो इसलिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये बात है किताबों में लिखी होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ में आता है। तो कई क्लाइंट्स होते हैं जो पुराने जब डील करते थे तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, उनके हिसाब से उनके साथ करना पड़ता था हिसाब किताब। समझ आया कि नहीं आया? तो हम अपने जो कौन होते हैं स्टाफ मैनेजर, उनसे प्रॉफिट एलिमेंट छुपाते हैं, इसलिए गुड्स किस पे भेजते हैं? इनवॉइस पे। इससे क्या होता है कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है प्रैक्टिकली वो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या है, पर वो बन जाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि उसमें चीजें कॉस्ट पे नहीं होती, सब किस पे होती है? इनवॉइस पे। अब इनवॉइस पे होने की वजह से इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आता। अच्छा चलो अब इसकी भी चर्चा कर लें अकाउंट के। इसके डेबिट साइड में जब जब ब्रांच के पास स्टॉक आता है डेबिट, और जब जब ब्रांच के पास से स्टॉक जाता है तो क्रेडिट। तो आने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो ओपनिंग बैलेंस, फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, फिर सेल्स रिटर्न, फिर अब नॉर्मल गेन और नॉर्मल गेन, और जाने के बाय कैश सेल्स, बाय क्रेडिट सेल्स, बाय परचेज रिटर्न,
बाय लॉस, चाहे वो एबनॉर्मल हो चाहे नॉर्मल हो, और बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट क्लियर? मैंने बोला था इसमें अगर बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आ रहा हो, कुछ ना बोला हो, तो गेन को क्या प्रेफर करना? नॉर्मल। लॉस को क्या प्रेफर करना? एबनॉर्मल। डेटर्स तो एक पर्सनल अकाउंट है, इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा। जब भी डेटर्स बढ़ेंगे तो डेटर्स डेबिट, जब भी डेटर घटेंगे तो क्रेडिट। डेटर्स बढ़ने के कारण क्रेडिट सेल्स या चेक डिसऑनर, घटने के कारण कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, या वो बिल्स दे दे, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? ये ब्रांच कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है। जब भी एसेट बढ़ती है, कैश बढ़ता है, डेबिट ब्रांच का, घटता है तो क्रेडिट। इसके ओपनिंग साइड पे क्या क्या हो सकता है? डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, हेड ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स के कलेक्शंस, डेटर से कलेक्शन, हेड ऑफिस से जो आया। पेमेंट क्या क्या हो सकती है? क्रेडिट साइड पे खर्चे, हेड ऑफिस को जो दिया, और बाद का क्लोजिंग बैलेंस। कुछ ना बोलो तो कलेक्शन जो है हेड ऑफिस को दे देता है ब्रांच, और खर्चे हेड ऑफिस से ले लेता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम आता है। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? कई लोग क्या पसंद करते हैं? इसको ब्रेक कर देते। मोटा कैश ब्रांच कैश अकाउंट बनाए थे, छोटे मोटे के लिए ब्रांच पेटी कैश बनाते। तो जो मैनेजर को थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना होता है वो, प्लस जो हम मैनेजर को खर्चे के लिए पैसे देते हैं, उसमें से जो खर्च करता है और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो ब्रांच पेटी कैश में आ जाता है। और ब्रांच कैश अकाउंट में क्या आता है? कैसा लगा? क्लियर? ब्रांच कैश अकाउंट में जो कलेक्शन करी और जो हेड ऑफिस को दिया। थम्स अप। फिर मैंने बताया ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है। बेसिकली ट्रेडिंग P&L है। क्या है? इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। ऊपर से निकलता है जीपी, अपर से, नीचे से निकलता है एनपी। नीचे वाला पार्ट तो नॉर्मल P&L अकाउंट है, देख लो आप। नहीं समझे आप? ऊपर वाला अलग है, क्योंकि वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो बना होता है, वही ट्रेडिंग अकाउंट होता है। पर उसमें क्या होता है कि सेल्स रिटर्न छोड़ के बाकी सब आइटम्स भी किस पे होती है? इनवॉइस प्राइस पे। उन सब की हम क्या करते थे? इसके अपर पार्ट में अनलोडिंग। अनलोडिंग सदा किस साइड होती है? ऑपोजिट साइड। डेबिट वाली आइटम की क्रेडिट में, क्रेडिट वाली आइटम की डेबिट। नहीं समझ आया? और इसमें एक बात बताई थी, अगर नॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस हो, सारा का सारा अपर पार्ट में, और अगर नॉर्मल गेन या लॉस हो तो उसकी जो अनलोडिंग है, प्रॉफिट एलिमेंट है, वो अपर पार्ट, और जो कॉस्ट एलिमेंट है वो लोअर पार्ट। ऊपर से जीपी आ जाएगा, नीचे से। मजा आया कि नहीं? बढ़िया। इस अकाउंट से मैंने समझा दिया था, मस्त क्लियर हो गया ना? अब दो चार छोटी छोटी बातें कर लेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखो डेटर्स जो होते हैं ना, देखो मैं आपको ड्राइंग से बताता हूं, समझे? ड्राइंग से। ये आपका है ब्रांच, ये आपका हेड ऑफिस, ये आपके हैं डेटर्स। डेटर्स को हमने माल भेजा, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने ब्रांच को वापस कर दिया 20,000। तो यहां जाएगा एंट्री, समझो। जब डेटर्स ब्रांच को वापस करेंगे तो ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा। एसेट बढ़े तो डेबिट, ब्रांच स्टॉक क्या हो गया? डेबिट। और ब्रांच डेटर्स घटेगा, एसेट घटे तो क्रेडिट, तो टू ब्रांच डेटर्स क्रेडिट। ठीक लगा? अब एक और डेटर है, डेटर था 1 और एक डेटर 2 है। उसको भी 30,000 के गुड्स वापस करने हैं। कितने के? वो वापस करने लगा ना, तो ब्रांच को में डिफेक्ट था। क्या था? तो ब्रांच ने उनसे कहा, यार तुम हमें वापस मत करो, हमें मत करो, तुम हमें भी भेजोगे तो फिर हम हेड ऑफिस को भेजेंगे, तुम सीधे हेड ऑफिस को कर दो ना। नहीं बात समझ में? तो उन्होंने क्या करा? 3,000 के गुड्स किसको कर दिए? हेड ऑफिस को। लेकिन अगर आप इन 3,000 को देखो तो ये सेल्स रिटर्न, और 3 नहीं है 30 है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों नहीं है। सोचो, डेटर्स ने माल पहले दे दिया किसको? ब्रांच को। और ब्रांच ने होगी सेल्स रिटर्न, ब्रांच ने किसको दे दिया? हेड ऑफिस को। तो परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों नहीं है। तो पहले सेल्स रिटर्न दिखाओ और फिर दिखाओ परचेज रिटर्न। जब सेल्स रिटर्न करोगे तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा और डेटर्स कम हो जाएंगे, और जब सेल्स परचेज रिटर्न करोगे तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा
और गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट हो जाएंगे, रिवर्स एंट्री हो गई ना। कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। वो कहते हैं भाई देखो ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक कट गया, वो सीधी एंट्री कर दी तीसरी। नहीं समझे? मैं पहला वाला प्रेफर करूंगा, पहले वाले से ना गलतियां कम होती है, रिपीट। नहीं तो गलती जब करोगे ना क्वेश्चन आपको पता चलेगा अपने अभी, दूसरे में कई बार गलती हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है ब्रेक करके करना, रिपीट। एक कारण गलती नहीं होती, एक दूसरा भी कारण है, पूछो क्या? वो ये कि जैसे हमारे पास गुड्स आए 30,000 के, किससे? ब्रांच के पास हेड ऑफिस से गुड्स है 30,000 के, उसने डेटर्स को काट दिया और 35 का बेच दिया। नहीं समझ आया? तो उस केस में अगर हम अलग अलग एंट्री करेंगे तो ये एंट्री जो सेल्स रिटर्न वाली है वो तो 35 से होगी और ये वाली 30 से होगी। और अगर आप इसको मर्ज करोगे तो फिर इस एंट्री में वो आ जाएगा क्या, ब्रांच स्टॉक भी आ जाएगा 5,000। तो फिर मर्ज करके मजा नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना मजा मर्ज करके, इसलिए टंटे में पड़ो ही क्यों, सदा उसको ब्रेक करके करो, ना तो गलतियां होंगी। मतलब मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी ना ऑटोमेटिक हो जाता है बिना सोचे। और जब आप कंबाइन करने की कोशिश करते हो तो क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और पता ही आपको, जब आप सोचते हो अपने घुटनों पे जोर लगाते हो, गलती हो जाती है। वहां वैसे ही जल्दी में होता है एग्जाम में। तो मैं चाहता नहीं बच्चे एग्जाम में ज्यादा सोचे, वहां तो हम मशीन की तरह काम करेंगे ना, खड़ा कर। तो आप नियम बना लो क्या, कि ब्रेक कर देना। जब भी डेटर्स किसको माल वापस करे, हेड ऑफिस को, तो हम उसको परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अलग कर दें। परचेज रिटर्न से क्या होगा, पहले सेल्स कर लो। सेल्स रिटर्न से क्या होगा, डेटर्स कम होंगे, स्टॉक बढ़ेगा। और परचेज रिटर्न से क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा। ऐसा फील्स आ रहा है आपके चेहरों को देख के कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है सब चीजें। मैं बढ़िया से मैं आपको तसल्ली से समझा रहा हूँ, आपको भी अच्छा समझ में आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, जैसे अभी क्या था, ये वाला ले लेते हैं, इसका दिखाए थे 20,000 का माल, तो उसने डायरेक्ट किसको दिया, ब्रांच को। तो 20,000 यहाँ आ गया, ब्रांच को दिया, लिख भी दिया ब्रैकेट में, और यहाँ आ गया 20,000। और 30,000 को उसने किसको दिया, हेड ऑफिस को। तो 30 की पहले मैंने क्या दिखाई, सेल्स रिटर्न, ब्रांच को वापस हो गए। फिर क्या दिखाई, परचेज रिटर्न। देखो ना, जब डेटर्स ब्रांच को वापस करेंगे तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, तो ब्रांच डेटर्स कम हो जाएंगे और ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। और जब डेटर्स हेड ऑफिस को भेजेंगे तो पहले आप सेल्स रिटर्न मानोगे, तो सेल्स रिटर्न मानने से डेटर्स कम होंगे, स्टॉक बढ़ेगा। फिर परचेज रिटर्न मानोगे, परचेज रिटर्न मानोगे तो ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, क्रेडिट हो। अब मान लो सेल्स वाली एंट्री थी 35 की और सेल्स रिटर्न वाली थी 30 की, सॉरी सेल्स रिटर्न वाली थी 35 की और परचेज रिटर्न वाली थी 30 की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये वाली एंट्री किससे कर दोगे, 35 से कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आया, आपके चेहरों पे भी डाउट है, मैं बोलता जाता हूं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है। डेटर्स रिटर्न 50,000 सेल्स वैल्यू गुड्स टू ब्रांच, क्या हो जाएगा, कोई डाउट, श्योर, हटा दूं। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स इनवॉइस्ड वैल्यू 40,000 were returned by debtors to head office. Sales return, purchase return, ठीक है। Goods having invoice value 40,000 were returned by debtors to head office. तो पहले क्या दिखाया, सेल्स रिटर्न, फिर परचेज। मजा आ गया। एक और बोलता हूं, goods having invoice value 40,000 sold for 45,000 to debtors. Goods having invoice value 40,000 sold for 45,000 to debtors were returned by debtors to head office. तो सेल्स रिटर्न 45,000, परचेज रिटर्न
40। कैसा लगा? आया कुछ मजा आया? एक और कराऊं या क्लियर हो गया? पक्का? लेकिन तैयारी हो रही है ना हमारी झंडे गाड़ने की। अच्छा, अब कभी कभी ना इक्वेशन बच्चे बना नहीं पाते, जैसे भी मैंने बताया था ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बताओ, पाई में प्रॉफिट के लिए लिख देता हूं, तो आप इसका रिलेशन बना लेते हो ना। कई बार बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछो क्यों? बच्चे जो है, देखो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो। जिस चीज पर प्रॉफिट हो उसको 100 मान, रिपीट, ठीक है? अब सेंटेंस है, प्रॉफिट इज 25%। 25% किसका? कॉस्ट का, इनवॉइस प्राइस का, कुछ नहीं बोला। 25% किसका? कॉस्ट का, इनवॉइस प्राइस का, कुछ नहीं बोला। सदा कॉस्ट का मान, किसका? कॉस्ट। तो कॉस्ट 100 हो गई, प्रॉफिट 25 हो गया, इनवॉइस प्राइस 125 हो गई। अब आप प्रॉफिट का रिलेशन इससे भी निकाल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस का क्या है? 1/5 और कॉस्ट का क्या है? 1/4। दूसरा सेंटेंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सदा ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स के ऊपर होता है। 12th में पढ़ा है आपने, मैंने भी पढ़ा है एफएम में, जो बच्चे एफएम पढ़ते हैं मेरे, रेशियो के चैप्टर में, जीपी अपॉन सेल्स। तो उस केस में आप इनवॉइस प्राइस को 100 मानेंगे, प्रॉफिट 25 हो जाएगा, कॉस्ट 75 हो जाएगी। तो प्रॉफिट अब कॉस्ट का 1/3 हो जाएगा और इनवॉइस प्राइस का 1/4। और अगर उसने बोल ही दिया हो कि प्रॉफिट 25% और इनवॉइस प्राइस है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। इनवॉइस प्राइस को 100 मानो, प्रॉफिट 25 हो गया, कॉस्ट 75 हो गई। अब प्रॉफिट कॉस्ट का क्या हो गया? 1/3 और इनवॉइस प्राइस का क्या हो गया? 1। बताइए, क्वेश्चन बना लेनी चाहिए ना, अनलोडिंग अनलोडिंग करने के लिए क्या आती है? काम। कई बार बच्चे इसी में गलती कर देते। बताओ मजा आया कि नहीं आया? इसका डायलॉग याद रहेगा, जिस चीज पर प्रॉफिट हो उसको 100 मानो। नॉर्मल इक्वेशन बना लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। एक चीज को 100 मानोगे, प्रॉफिट उसका परसेंटेज है, तीसरी चीज तो अपने आप निकल ही आएगी। नहीं समझ आया? एक बार फिर से दिखाओ। कह रहा है प्रॉफिट इज 25%, मैं बोलूंगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इसको मानूंगा 100, इसको मानूंगा 25, ये हो जाएगा 125। कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे होता है? सेल प्राइस। इसको 100 मानना पड़ेगा, प्रॉफिट 25 हो जाएगा, कॉस्ट 75, इसका 1/3 और इसका 1/4, इनवॉइस का 1/4, कॉस्ट का 1/3। अनलोडिंग के लिए आसानी होगी ना। कह रहा प्रॉफिट इज 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। वाह जी, बता ही दिया उसने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस होता है। इसको 100 मानूंगा, ये 25 हो जाएगा, कॉस्ट क्या निकलेगी? 75। अब ये इसका 1/3 हो जाएगा और इसका 1/4 हो जाएगा। कैसा लगा? मस्त, क्लियर हो गया? स्टॉक में कभी कभी पंगा होता है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है स्टॉक इज एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो आप सदा उसको क्या माना करो? इनवॉइस प्राइस। पर इसका क्या दे दिया करो? एक नोट कि नथिंग इज सेड about valuation of stock whether it is at cost or invoice price. I am taking it to be invoice price. बस बेटे, आप घड़ी आ गई है, जब आप रेडी हो चुके हो, अब आप कर सकते हो देख क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। एक बार रिवर्स ऑर्डर में कॉन्सेप्ट फिर से देख लो, खून में मिल जाने चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई? इक्वेशन वाली बात समझ में आ गई? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो डेटर्स वाला पॉइंट समझ में आ गया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो बता ही दिया 2-3 बार बना के। एडजस्टमेंट बता दिया, ऊपर वाला पार्ट तो अनलोडिंग से बनता है और नीचे वाला नॉर्मल है। पेटी कैश बताई दिया था, इसमें इंप्रेस सिस्टम वगैरह। ब्रांच कैश दोनों जोड़ के बना दिया, अलग अलग बना दो। डेटर्स तो कई बार बनाया, समझा भी दिया। मेरे ख्याल आप रेडी हो क्वेश्चन बन के? नहीं तो एक बार कॉन्सेप्ट पूछना है कुछ? श्योर?